स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वामपंथियों के 34 साल के राज को खत्म कर 2011 में बंगाल की सत्ता पाने वाली ममता बनर्जी के करीब 25 विधायक ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल हैं। पार्टी के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब कोलकाता हाईकोर्ट का नया आदेश बन गया है। 2017 में कोलकाता के एक वकील विप्लव रॉय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी। इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें ममता के सबसे खास कहे जाने वाले और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम का नाम भी है। विप्लव रॉय चौधरी की याचिका 5 साल से निपटारा नहीं हुआ है। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मिलने के बाद चौधरी फिर हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट में पार्थ से मिले कैश के विजुअल्स दिखाए और कहा कि 19 विधायकों की प्रॉपर्टी की जांच भी जल्दी ही होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका एक्सेप्ट कर ईडी को जांच में शामिल करने की बात कही है। ईडी से इस बारे में 12 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही टीएमसी के 3 मंत्री फरहाद हकीम, ज्योतिप्रिया मलिक और अरूप रॉय भी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने पिटीशन लगाकर कहा कि जांच में ईडी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी के कोई सबूत ना इलेक्शन कमीशन को मिले हैं और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा भी कई सारी दलीलें रखी गई है। कोशिश यही है कि जांच ईडी के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए। अब ईडी इसकी जांच करेगी या फिर नहीं करेगी, ये तो हाईकोर्ट से ही तय होगा। लेकिन मामले को समझने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईडी की एंट्री होनी तय है और ईडी के जांच में शामिल होते ही टीएमसी के 19 नेता बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कई गुना बड़ी है। ये तो सच है कि ये बात इन नेताओं ने ही अपने चुनावी एफिडेविट में बताई है। उसी को पिटीशन ने आधार बनाया है। उस पिटिशनर ने आधार बनाते हुए याचिका दाखिल की। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक गौ तस्करी, कोयला तस्करी और एसएससी स्कैम में ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। पिछले हफ्ते सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को बोलापुर में उनके घर से गिरफ्तार किया। अनुव्रत ममता के सबसे खास लोगों में से एक है। वे बीरभूम जिले में पार्टी के चीफ भी हैं और गिरफ्तारी के पहले सीबीआई ने उन्हें 10 बार नोटिस दिए हैं, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए हैं। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अनुव्रत को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। उनसे जुड़ी 49 प्रॉपर्टीज डीड भी सीबीआई ने कोर्ट में दी है। इस तरह शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जल्द ही विधायक मणिक भट्टाचार्य पर भी एक्शन हो सकता है। ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है और ऐसे में उन्हें नया नोटिस दिया गया है। ईडी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक जल्द ही बताया जा रहा है कि भट्टाचार्य सहित टीएमसी के जुड़े 3 से 4 नेताओं को इस मामले में अरेस्ट भी किया जा सकता है। सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि बंगाल के आईएएस, पीसीएस भी जांच के रडार पर दिखाई दे रहे हैं। कोयला घोटाले में 2 आईपीएस श्याम सिंह और राजीव मिश्रा को नोटिस जारी किया जा चुका है। गाय तस्करी में 6 आईपीएस को नोटिस जारी किया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि ईडी की जांच में सामने आया है कि इन अफसरों को तस्करी के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। अनुव्रत मंडल के गिरफ्तार होने के बाद इन अफसरों की परेशानी और बढ़ गई है और सभी को पूछताछ के लिए भी दिल्ली बुलाया गया। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजय जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात और स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है, वामपंथियों के 34 साल के शासन को आप लोगों ने उखाड़ फेंका और 2011 में आप सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन अब जो हालात है वो काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं टीएमसी के लिए। 19 विधायक, 19 टीएमसी के जो नेता है उसके ऊपर क्यों, टोटल टीएमसी के ऊपर कुछ करने से भी बंगाल में सरकार गिनने वाला है ही नहीं। ठीक है ना, जितना कोशिश कर ले। मैं ये भी बताता हूँ, सिर्फ टीएमसी के क्यों देख रहा, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में जो बैठी हुआ है उसको भी तो संपत्ति बहुत बड़े हुआ, उसमें भी हाईकोर्ट में पिटीशन जारी किया है।
ठीक है ना। बहुत सारे एमपी एमएलए है जिसका संपत्ति बहुत बड़े हुए हैं, उसको ऊपर में निगाह है, तो उसको ऊपर में भी निगाह जो है, मैं कहना चाहता हूँ उसको भी ईडी सीबीआई को राडार में रहने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा बात है भारतीय जनता पार्टी की जो 303 एमपी है उसमें नहीं सर, ये कौन सी बात हो गई कि उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा होना चाहिए। सर अगर आप लोगों पर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या ये बताना चाहिए, नहीं ये बताना चाहिए कि आप सही है गलत है। उन लोगों ने भी ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसा करेंगे, या हम ऐसा कर रहे हैं तो वो भी ऐसा कर रहे हैं, उनकी भी जांच। ये कौन सा तरीका है सर? ये कौन सा जवाब हुआ? इस जवाब की उम्मीद रखती है कि जनता आप लोगों से? नहीं, कानून को जो एतराजू होता है वो दोनों तरफ समान होता है, इक्वल होता है। एक तरफ आधा, एक तरफ पौने एक नहीं होता है, दोनों तरफ इतराजी जो तो समान होता है। आपको भी मालूम होना चाहिए इस मामले में। नहीं, हमें बहुत अच्छे से मालूम है सरकार जी। अगर जांच करेंगे संजय सरकार जी, अगर ऐसा है आप लोग 100 करोड़ को ऊपर उसको संपत्ति है, 100 करोड़ को जो 303 एमपी है उसमें 100 करोड़ को ऊपर संपत्ति है, वो संपत्ति कैसे बना है उसको भी तो जांच होना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? अगर देश में अगर आप सुशासन आप लेकर आने चाहते हैं तो सबको समान होना चाहिए। ऐतराजी तो एक साइड नहीं होता, दोनों साइड होता कि नहीं? आप बताइए, होता कि नहीं है? आपको जानकारी है कि नहीं है, ये पहले बताइए। और रह गया ये सरकार गिराने के लिए जो कोशिश जारी है, मुझे जानकारी है या नहीं है, नाकाम हो जाएंगे। नहीं, मुझे जानकारी है या नहीं है, इससे बेहतर होगा सर ये समझ लें हम कि क्या ऐसे भ्रष्टाचार करना सही है या नहीं है। सारे सत्यानाश हो जाएंगे। नहीं, ये भ्रष्टाचार करना सही है या नहीं है? इसको सरकार दिल्ली में सारे सत्यानाश हो जाएंगे। अब लीक के रख दीजिए। और जितना घोटाला इसने किया है उस घोटाला को, अरे सर उस घोटाले की बात करिए ना जो पार्थ चटर्जी ने किया, उस घोटाले की बात करिए जो मैं लिस्ट गिनाती हुई आपको आ रही हूँ। उस घोटाले की बात आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे उस घोटाले की बात। उस पर क्यों नहीं देती ममता बनर्जी जवाब? क्यों नहीं? हमको गिना रहे। आज क्यों उन्हें 7 RCR जाना पड़ा? क्यों प्रधानमंत्री आवास जाना पड़ा, मुलाकात करनी पड़ी? पहले तो वो कंकड़ के रसगुल्ले बेचने की बात करती थी, अब उस पर जवाब नहीं देंगे आप? नहीं, एक चीज बता रहा है। बताइए सर। नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ का साधु आदमी है, कहाँ का प्रीस्ट आदमी है? उसको भाई और भतीजा को इतना संपत्ति और सोमा भाई से लेके एक आदमी को अगर हम गिनाएंगे तो जो आदमी पहले स्कूल में काम करता है, रियल एस्टेट का मालिक है, जो उसको भाई के बारे में बता रहा है, उसको भाई सोमा भाई के बारे में बता, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, 8 पेट्रोल पंप, हजारों करोड़ का रियल एस्टेट का बिजनेस है, कहाँ से आ गया है? ये अलादीन का चिराग है क्या? उसको हाथ में आ गया, वो दे दिया, कर दिया, मिल गया। क्या चाहिए मेरे को? इतना करोड़ का संपत्ति चाहिए, मिल गया उसको संपत्ति। इतना पेट्रोल पंप चाहिए आका, मिल गया पेट्रोल पंप। ऐसा थोड़ा ही है, आसमान से गिरता है वो जमीन तो ऐसे करके मोदी जी को नाम पे ये जमीन आया है। सोमा भाई से लेकर उसको काजन से लेकर 13 आदमी को इतना संपत्ति क्या है? आप गिनाएंगे? ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। आपको डिबेट बीजेपी के सर सारे नेता पाक साफ है, बाकी दूसरी पार्टियां उन्हें जीने नहीं देंगे आप। नहीं, अमित शाह का जो बेटा है, सुन लेते हैं, संजय जी सुन लेते हैं आप। संजय दादा, आज देखिए नेहा जी बहुत विचलित लग रहे हैं। इतना ये विचलित रहते नहीं है, बहुत ही प्रवक्ता हैं। आज विचलित इसलिए हैं और ये अनाप शनाप आरोप लगाते। संजय दादा, ये थोड़ा ही है कि आपने अगर मान लीजिए कि हमने गलत किया, भाजपा ने गलत किया, तो आपको लाइसेंस थोड़े मिल जाता है गलत करने का। और आप जो कह रहे हैं कौन ईमानदार कौन बेईमान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले व्यक्ति है इस देश के कि जिन्होंने अपना और अपने मंत्रिमंडल का पूरा संपत्ति का ब्यौरा जारी करा दिया है। क्या ममता दीदी भी जारी कराएंगी? अमित शाह का बेटा करके 50 लाख से 80 करोड़ हो गया है। अरे सुन लीजिए तो ठीक है, आप ममता दीदी से भी जारी करा दीजिए ना। ये 2000 के नोट तो हमने कई साल हो गया इतने भारी मात्रा में एक साथ देखा ही नहीं कहीं, लेकिन ये दिखाई दिया कहाँ? तो बंगाल में। बंगाल में उसके सूत्रधार कौन थे? पार्थो दादा की लीडर कौन है? जी, नोटबंदी फेल हो गई आपकी। नहीं, नोटबंदी फिर तो नोटबंदी के बाद ये छपा है ना, नोटबंदी के बाद ये छपा है, तो ये तो हमने इकट्ठा इतना नहीं देखा था, छुटपुट तो दिखता ही है बाजार में। तो इसलिए लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्थो दादा के यहाँ से पकड़ा गया, वो महिला थी उनके यहाँ से, इन लोगों की लीडर कौन है? ममता बनर्जी जी। उनके भतीजे कौन है? उनके ऊपर भी कोयला घोटाला का चल रहा है। कोई ऐसा बचा ही नहीं है वहाँ। इनका एजेंडा है, 3 एजेंडे हैं इनके। पहला एजेंडा भ्रष्टाचार, दूसरा एजेंडा इनका तुष्टीकरण, तीसरा एजेंडा इनका अपराध।
ये पूरा प्रदेश इस समय संलिप्त है कि किस तरीके से हम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने को सरकार में बने रहे, उसके बाद भ्रष्टाचार करते रहे। तब तक माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा, परिवारवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। अब तुषारापात हो गया। पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में न जाने वाली अब उनके घर में जाकर मिलना शुरू कर दे रही है। कौन सा जो है विनम्र निवेदन लेकर जा रही है, क्या लेकर जा रही है, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हल्ला मचाती है कि हम अपना पैसा लेने आए थे, जीएसटी का पैसा, जबकि मार्च के बाद एक किस्त सबकी जा चुकी है, बंगाल की भी जा चुकी है। लेकिन ये कहने का एक बहाना चाहिए, मिलने का कि हम क्षमा करिए, अपने संस्थाओं को रोकिए। संस्थाएं तो अपना काम करेंगी, इसमें कोई सरकार का कोई हाथ नहीं है, कोई दोष नहीं है, और संस्थाएं निर्बाध गति से वो तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए सारे जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, वो विपक्ष के नेताओं पर पड़ रहे हैं। जहां जहां पे सरकारें हैं दूसरी पार्टियों की, वहां पे पड़ रहे हैं, या फिर जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनके घरों पे पड़ रहे हैं। लेकिन सर ऐसे में क्या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो सब दूध के धुले हैं क्या? वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? ये भी एक समझने की जरूरत है। मैं अश्वनी जी का रुख करूं, उससे पहले संजय जी आपका रुख कर लेते हैं। सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है, हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार है और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत पुरजोर तरीके से लड़े लेकिन फिर भी सरकार तो नहीं बना पाए पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी के आगे नहीं चली उनकी भी। अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, ये तो ये कहा जा रहा है ना, देखिए जो जनहित याचिका दायर की गई है विप्लव रॉय चौधरी ने, उसमें कहा गया है कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें ममता के सबसे खास कहे जाने वाले कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम का नाम भी शामिल है। विप्लव रॉय चौधरी ने कहा है कि 5 साल से कहीं ना कहीं जो है निपटारा नहीं हुआ है। सर अब सवाल इस बात को लेकर है, ये तो वो आंकड़े हैं जो वो खुद बता रहे हैं, जो वो खुद चुनाव आयोग को देते हैं कि हमारी पहली प्रॉपर्टी इतनी थी अब इतनी हुई, 5 साल पहले उन्होंने कितने दी थी। तो ये आंकड़े तो वो है जो खुद दे रहे हैं। इसमें तो कहीं आप ये कह ही नहीं सकते कि दूसरों की या दूसरी पार्टी ने षड्यंत्र रच लिया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा है क्या? अब इसमें देखिए एक चीज आपको बताना है, हाँ, जो मतलब ये निष्पक्ष रूप से जो अगर आयोग जो रहा है वो करेंगे, हम उसको स्वागत करते हैं, हम उसको साथ में मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे को 2 मिनट बस दीजिएगा, बीच में मत टूकिएगा प्लीज। सोमा भाई मोदी गुजरात 700 दफ्तर में काम करने वाला, अभी भारत गुजरात नियोग बोर्ड को चेयरमैन। अमरीत मोदी 72 साल उम्र है, ठीक है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला। तो अहमदाबाद गांधीनगर में सबसे बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस। प्रहलाद जोशी 64 साल उम्र है, वो पहले एक रेशन का दुकान में काम करते थे, अभी अहमदाबाद बर्दा और ये होंडा शोरूम 4 शोरूम का मालिक है। पंकज मोदी, ठीक है ना, ये पहले काम करते थे वहां पर सरकारी दस, और सोमा भाई को साथ में वाइस चेयरमैन है नियोग बोर्ड। भोगीलाल मोदी एक किराना का दुकान में काम करते हैं, अभी ये रिलायंस जो है, रिलायंस के शेयर होल्डर है। अरविंद मोदी 64 साल, स्क्रैप डीलर, वर्तमान सबसे बड़ा रियल एस्टेट इस्पात का ठेकेदारी है। भरत मोदी 55 साल उम्र है, एक पेट्रोल पंप में काम करने 11 पेट्रोल पंप का मालिक है। अशोक मोदी एक दुकान में काम करने वाला था, अभी ये रिलायंस के शेयर होल्डर है। चंद्रकांत मोदी एक तबेला में काम करते थे, अभी 4 मिल प्रोसेसिंग का मिल मालिक है। रमेश मोदी एक शिक्षक था, उसको 5 स्कूल और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक इंजीनियरिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी मेडिकल कॉलेज है। भार्गव मोदी एक ट्यूशन सेंटर चलते थे, अभी ये रमेश मोदी का साथ में कहाँ से लिस्ट निकाल रहे हैं आप? सुनिए ना, ये कौन सी लिस्ट निकाल रहे हैं आप? कहाँ की लिस्ट है ये? बस्तनी भाई का कुछ जानकारी, बस्तनी भाई एक अच्छे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मालूम है, बहुत मेहनत करता है, 5 पैसा भी कहीं नहीं खाते हैं, बहुत ईमानदार है। किंतु अश्विनी भाई को मालूम होना चाहिए ना उसको प्रधानमंत्री कौन है, नहीं है, कहा है, नहीं है। विपिन मोदी एक लाइब्रेरी में काम करने वाला था, ठीक है, गुजरात का जितना भी स्कूल में और कॉलेज में बुक सप्लाई करता है वो एक कंपनी का मालिक है। ये तो हम ये मोदी साहब को परिवार को गिना दिया है, इतना बड़े बड़े पैसा का मालिक हो गया है। मैं तो आपको हकीकत, मेरे पास तो डाटा है, आरटीआई करके हम डाटा लिए। मेरा अश्विनी भाई एक अच्छे ईमानदार है, मैं मालूम है, अश्विनी भाई एक अच्छा इंसान है, लेकिन अश्विनी भाई को गाड़ी का किराया जुगाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ऑफिस तक पहुंचना पड़ता है।
पढ़ने पर पूछिए ठीक है। कहिएगा कोई अश्विनी गाड़ी में जी, लेके जवाब जाता दीजिए। तो दफ्तर जा पाता, नहीं तो जा नहीं पाता है। ऐसे इंसान है। मोदी कुंडवा गिना दिया, उन्होंने तो पूरा कुंडवा गिना दिया कि कौन क्या था और आज क्या है। परिवार के सब बढ़ चुका है। वहां पे क्यों नहीं ईडी की छापेमारी होती? चाहिए ना। ठीक है, अब सुन लेते हैं। ठीक है। नेहा जी देखिए, आपने इसके पहले इसी से मिलता जुलता सवाल किया और वही संजय दाब गिना रहे हैं उसका हिसाब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदार हैं और बेईमान नहीं हैं, तो कैसे क्या विपक्षी के ऊपर क्यों छापे पड़ रहे हैं। तो उसका दो जवाब मैं संजय दा देना चाहूंगा। पहला तो आपने जो लिस्ट गिनाया, इस लिस्ट में अगर आपको भारतीय संविधान, भारत की संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है तो आप एक आरटीआई से आपने निकलवाया, आप कह रहे हैं, तो ये आपके पास सबूत है, तो इस पर एक मुकदमा कराइए और उसके बाद सरकार जांच करेगी। मैं आश्वासन देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति होंगे जो जांच करेंगे और जांच करने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। नेहा जी, अब आपके सवाल का जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों जो है ईमानदार हैं और विपक्ष के लोग क्यों बेईमान हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज से नहीं, आज ये हो रहा है ना, ईडी सीबीआई जाकर छापे मार रही है और लोगों के घर से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी नेहा जी, तब हुआ था बोफोर्स घोटाला। उस समय हम सत्ता में नहीं थे। उसके बाद शेयर घोटाला 5000 करोड़, चीनी घोटाला, कस्टम टैक्स घोटाला, 2G, 3G, कोयला जी, पता नहीं कितने, अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है, यूरिया घोटाला, ये हम सत्ता में नहीं थे तब ये घोटाले उजागर हुए थे। उसके बाद केस चला, कुछ पर अभी केस चल रहा है, अभी कई जगह पर वो आया नहीं। तो ये ईमानदार कौन था? तो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम उस समय बता दीजिए। ठीक है, मैं इसमें संजय जी से रिएक्शन ले लेता हूं। संजय जी ये कह रहे हैं, देखिए हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी कुंडवा जो है वो भ्रष्टाचारी है, तो क्यों नहीं जांच करवाते? करवाइए ना जांच। किसने रोका आपको? हम अभी जांच कराएंगे ना। हाँ। तो इनको हाथ में क्या है, ईडी सीबीआई दोनों है, निष्पक्ष रूप से काम करने नहीं। अरे सर, कोर्ट भी तो एक रास्ता है, वहाँ भी जाइए। समय के वक्त पर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, तो कोर्ट का भी तो एक रास्ता होता है ना। लोन लेके अदानी बैठे हुए हैं, आप सुनिए नेहा जी, 29,80,000 करोड़ रुपया लोन लेके बैठा अदानी, एक पैसा भी नहीं दिया। एक लाख 45,000 ये नहीं बता रहे, पार्थ चटर्जी के यहाँ से जो पैसा निकला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एक पैसा भी नहीं दिया है। इसके समय राफेल का ये नहीं, बंगारू दत्ता तो जो 1 लाख रुपया पैसा लेते हो, राफेल पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट राफेल पर अपना बयान दे चुका है संजय दादा, उस पर मत कीजिए, आप भ्रम मत फैलाइए। बताइए, यूपी में जो टीचर भर्ती की, जो टीचर 2021 के नवंबर में जो ये क्वेश्चन लीक हुआ था, किसके समय? इनके समय। हरियाणा में जो 2020 का जो दिसंबर में जो मतलब ये आपको पुलिस भर्ती में क्वेश्चन लीकेज हुआ। अब देखिए, अब बंगाल में पैसे पकड़े जा रहे हैं और यहाँ पर आप लीक पर आ गए क्या दादा? अरे आप तो विचलित मत होइए दादा। संजय जी, मैं बात पश्चिम बंगाल की करती हूँ, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। मैं बात पश्चिम बंगाल की करती हूँ, आप बीजेपी। आप सुनिए ना सर, आप ये कह के कि देखिए वहाँ पे घोटाला हो रहा है, अपने आप को तो पाक साफ नहीं कर सकते हैं ना। ये जो पैसे निकल रहे हैं, जो पैसों का जखीरा निकल रहा है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा संजय जी। चाहिए आपको पेपर कटिंग चाहिए, आपको हम दे देंगे। नहीं, आप ये बताइए, ये पश्चिम बंगाल के जो मंत्री और विधायक है, ड्रोन तस्करी, कोयला तस्करी, एसएससी स्कैम में ईडी और सीबीआई के निशाने पर रही है, क्या है? घोटाला हो चुके हैं और इसको सरकार जाने के बाद में इसको नेता लोग 10-10 साल जेल में रहेंगे। ये मैं दावा को सकता, ये ईडी सीबीआई इसको इतना दोहराएंगे जो सर, ये एक नेता पर आपके सवाल नहीं उठ रहा ना। देश छोड़ के भागने पड़ेंगे, अदानी को साथ में, मोदी को साथ भागना पड़ेंगे। संजय दादा, यही जो आपने बोला है, क्या आपकी बहन ममता बनर्जी बोल सकती हैं किसी मंच पर? बोल सकती हैं? नहीं है हिम्मत। क्यों? कि उनके ही पैर भ्रष्टाचार में धंसे हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप इसको क्यों बाहर आ रहे हैं? वो रुपए का स्रोत बताइए दादा, संजय दादा, जो रुपया पकड़ा गया है उसका स्रोत बताइए, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा था, क्यों वहाँ रखा हुआ था? आज भी 240 के साड़ी, अब 50 का चप्पल पहन के दीदी चलती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये रुपया कहाँ से दिख रहा है? ये स्क्रीन पर रुपया कहाँ से दिख रहा है भाई? आज जो संजय दादा दिखता है, जो रुपया कहाँ से दिख रहा है? दीदी उससे अपना पेट महिला कौन है? सरकार से नहीं लेता है,
सरकार से मुख्यमंत्री का पेंशन, मुख्यमंत्री अरे सर, ये जो फौज इकट्ठी कर रखी है वहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो फौज इकट्ठी कर रखी है वहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है। अनुव्रत मंडल को बोलापुर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? ये क्यों गिरफ्तार किया गया? नहीं मिलेंगे। ये इनका जवाब नहीं दे रहे ना सरकार जी, आप संजय सरकार जी इनका जवाब नहीं दे रहे आप कि अनुव्रत को क्यों गिरफ्तार किया गया। ये जो गौ तस्करी के जो आरोप लग रहे हैं, कोयला तस्करी हुई, एसएससी स्कैम हुआ, ये क्यों हुआ? अच्छा कोयला किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट कोल का। देखने वाला कौन है? सीआईएसएफ किसके अंडर पर है? अमित शाह का अंडर में है। बॉर्डर जो है बीएसएफ जो अगर गाय उधर चला जाता है बीएसएफ को देखना चाहिए उसको। मतलब अमित शाह कोयला में भी जो ये है, गाय में भी है, दोनों में अमित शाह मिले जुले हैं और दूसरे को बदनाम कर रहा है। आपको बीएसएफ अगर है, बॉर्डर में बीएसएफ है और कोयला जहाँ खदान और सीआईएसएफ है, दोनों में अमित शाह उसको मालिक है, हम मालिक थोड़े है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो फोर्स है उसका मालिक अमित शाह है, होम मिनिस्टर। आज देखिए पहली बार संजय दादा आंख बंद करके आज जीरा कर रहे हैं, आंखें नहीं खुली है, आंख मिला नहीं पा रहे हैं, वो भी टेलीविजन चैनल पर एक अपने साथी से जो आपको पैनलिस्ट है, एंकर है, उससे आंख नहीं मिला रहे हैं आज, बोले चले जा रहे हैं आज। डिफेंड करने से पहले सर ये समझ लेना चाहिए कि जो सबूत मिले, जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार की, 49 प्रॉपर्टी डीड मिले हैं, ये भी आप समझिए सीबीआई को जो कोर्ट में उन्होंने पेश किए हैं, ये सब क्या है? आप तो मुकुल रॉय को भी डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं सर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो घिरी हुई है। कम से कम ऐसे नेताओं पर जिस पे आरोप लग रहे हैं उनको तो डिफेंड करना छोड़िए। क्या नहीं लगता है कि एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए? अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सही है तो कम से कम अपनी फौज को तो ठीक करें, अपनी पूरी टीम को तो ठीक करें, वही एक अच्छी मुख्यमंत्री होती है ना। देखिए दीदी जो है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। अगर ये जीरो टॉलरेंस यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, जहाज में अगर कोई किसी को अगर गलत माना जाए तो फांसी को फंदे में चला जाए, हम देखने के लिए नहीं जाएंगे, हम देखने के लिए नहीं जाएंगे, हम हकीकत बता रहे हैं। तो अगर हम जीरो टॉलरेंस है। अब मैं जिस समय राजनीति किया, आज भी जो राजनीति करता, आज भी हम एक मार्केटिंग का काम करके खाता है, आज भी हम मार्केटिंग में निकलते सुबह शाम, जो कमाता है उसमें हम कमा कर मैं मेरे बच्ची को प्रवाहित करता है, उसी में मेरे बच्ची को पढ़ाते हैं। ठीक है ना। और जीरो टॉलरेंस है। आज के तारीख में बता रहा, हम लोग जिस समय राजनीति किया अपने स्कूटर बेच के भी हम लोग राजनीति किया है, इस टाइप का हम लोग राजनीति किया। संजय दादा अगर जीरो टॉलरेंस पर का फंडा हो जाए, लाइफ जखीरा पकड़ा जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस होती तो क्या होता, हम उसमें कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे। चलिए करेंगे संजय दादा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।